कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। और बार बार लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। क्या बताया जाए, एनटीए इस समय इस तरीके से मनमानी कर रहा है। आप देखिए 13 तारीख को जो परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड कल रात में डाउनलोड किया गया है, यानी 10 तारीख को। 13 को परीक्षा है और 10 को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया। कई लोगों ने फ़ोन भी किया है, हमारे कई कैंडिडेट ने फ़ोन किया, लेकिन कोई सही उत्तर एनटीए की तरफ से नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है बस धैर्य बनाए रखिए, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। कोई कुछ बता रहा है, बार बार जब भी फ़ोन किया जा रहा है तो अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं एनटीए की ओर से। तो 16 को आपकी परीक्षा है, 1 दिन 2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से वो एडमिट कार्ड अपलोड कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर, तो उस तरीके से तो यही लगता है कि बस 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। लेकिन जैसा कहा गया था 15 दिन पहले, वैसा नहीं हो रहा है। खैर देखा जाएगा, आप अपनी परीक्षा पर लगे रहें। तो जिस तरीके से कल मैंने 15 प्रश्नोत्तरी आपको दिया था, आज भी 15 प्रश्नोत्तरी आप तक पहुंचा रहे हैं। और प्रश्नों को देखें, जहां कोई समस्या हो वहां पर आप लोग ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच हमारा 20 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। जो यूजीसी नेट नहीं दे रहे हैं वो इस बैच को 15 तारीख से फ़ीस जमा करके एडमिशन लेकर और शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख से एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीजीटी पीजीटी देंगे लेकिन अभी नेट के लिए लगे हैं, तो उनसे मेरी यह गुजारिश है कि अभी आप टीजीटी पीजीटी को भूल जाइए, अभी आप नेट की तरफ पूरा फोकस करिए, परीक्षा दे लीजिए, उसके बाद से फिर आप लगिए टीजीटी पीजीटी में, फिर आप ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। टूटे ही बूंद परस जल ओसा, बिरह पवन होई मारे झोला, कही सिंगार को पहिर पटोरा, ज्ञ नहीं हार रही हुई डोरा। उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर आप देखें, यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में नागमती वियोग खंड की यह पंक्ति है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। यहाँ पर पटोरा का अर्थ क्या होगा? रेशमी वस्त्र, कंठहार, जूड़ा, कंगन। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा पहला, रेशमी वस्त्र। दूसरा प्रश्न है, खरी पातरी कान की कौन बहाऊं बान, आक कली न रली करे अली अली जिय जान। उपरोक्त बिहारी के पद में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? आक कली क्या है? धतूरा की कली, मदार की कली, कंडैल की कली या सेमल की कली? तो यहाँ आक मतलब होता है मदार। आक कली नरली, जो भंवरा होता है वो कभी भी मदार की कली से प्रेम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा मदार की कली। राम की शक्ति पूजा में जब देवी दुर्गा रूपी महाशक्ति ने अंतिम नीलकमल उठा लिया, जो 20 नीलकमल मंगाया गया था पूजा के लिए, जो इंदिवर मंगाए गए थे, उनमें से जब अंतिम बचा तो उसको महाशक्ति देवी दुर्गा ने उठा लिया। तो जब आँख खोलते हैं राम, तो देखते हैं कि वहाँ पर वो नीलकमल नहीं है। तो राम अपनी आराधना को पूरा करने के लिए राम ने नीलकमल की जगह क्या अर्पित करने के लिए सोचा? श्वेत कमल सोचा, गुलाब सोचा, अपने नयन सोचा या बेल पत्र सोचा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, अपने नयन। उनको अपनी माता की याद आ गई राम को कि बाल्यकाल में उनको उनकी माता राजू नयन कहती थी। तो इस तरीके से उन्हें अपने नेत्रों की याद, माता की याद आ गई कि अगर उन्हें राजू नयन कहा गया तो वह अपने नयन को, अपने नीलकमल के समान अपने नयन को अर्पित कर सकते हैं। और जैसे ही बाण उठाते हैं और दाहिनी आँख के तरफ इशारा करते हैं निकालने के लिए, वैसे ही देवी दुर्गा सामने प्रकट हो जाती हैं और बाण को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि आप विजयी हो गए। तो प्रश्न संख्या 3 का आपका सी होगा। 4 देखें, वेदांत भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याधि के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले?
मैला आंचल में यह कथन किसका है? तहसीलदार कह रहे हैं, डॉक्टर प्रशांत कह रहे हैं, बामन दास कह रहे हैं या कालीचरण कह रहे हैं? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर प्रशांत कह रहे हैं। अगला प्रश्न, मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। गोदान में यह कथन किसका है? ओंकारनाथ का है, गोबर का है, माता दीन का है या मेहता का है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका डी, यहाँ पर मेहता का कथन है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के नाटकों के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? मल्लिका आषाढ़ का एक दिन की पात्र नहीं है, अलका लहरों के राजहंस की पात्र है, पैर तले जमीन अधूरे नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया था, सावित्री आधे अधूरे की महिला पात्र है। इनमें से आपका पहला विकल्प असत्य है, क्योंकि मल्लिका आषाढ़ का एक दिन की पात्र है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह विकल्प गलत है। दूसरा, यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जान लीजिएगा, पैर तले जमीन जो अधूरा नाटक है मोहन राकेश का, उसे किसने पूरा किया? तो कमलेश्वर ने। शायद ये सभी लोगों को ना पता हो, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। और साथ ही साथ आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन 1958 में हुआ, लहरों के राजहंस 1963 में हुआ। तो इसको मैंने इसलिए दिया है ताकि कालक्रमानुसार अगर पूछा जाए तो आप ज़रूर कर सकें। तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बी, मधुसूदन सरस्वती। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि उत्तर भारत की जनता के हृदय मंदिर में विराजमान है, तुलसीदास के लिए कहा था। वहीं अमृतलाल नागर ने मानस का हंस की जो रचना की, उसमें तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। और रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी कृष्णचंद्र की नहीं है? किताब का कफन, अजनबी आँखें, जामुन का पेड़, जिंदगी के थपेड़े। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा डी, जिंदगी के थपेड़े, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। आप लिख लें, 1952 ईस्वी में हुआ। इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। यानी जिंदगी के थपेड़े नाटक के नाटककार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर, आप लिख लें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास कृष्णचंद्र का नहीं है? एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, एक गधे की वापसी, विलायती उल्लू। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका डी, विलायती उल्लू, जीपी श्रीवास्तव का है। लेकिन ये तीन आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं, ये तीन आपको बहुत ध्यान रखने हैं और इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि रचना किसकी है। तो मैंने एक साथ दे दिया, एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, एक गधे की वापसी। तो ये तीनों किसके हैं? तो कृष्णचंद्र के हैं। निम्न में से जयशंकर प्रसाद का उपनाम कौन सा नहीं है? देखिए, जयशंकर प्रसाद को झारखंडी नाम से भी जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद को बचपन में खांडेराव भी कहा जाता था। जयशंकर प्रसाद कलाधार उपनाम से कविताएं भी लिखते थे। लेकिन बलई जयशंकर का उपनाम नहीं है, बलई शिवरत्न शुक्ल का है। आप लिख लें, बलई किसका उपनाम है? तो शिवरत्न शुक्ल। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अप्सरा लोक का कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। विभ्राट वासना के कवि शिवपूजन सहाय को नहीं, गलत होगा, शिवमंगल सिंह सुमन को कहा जाता है। 11 का उत्तर आपका डी होगा, शिवपूजन सहाय नहीं, बल्कि आप लिख लें शिवमंगल सिंह सुमन। शिवपूजन सहाय को तो आप जानते हैं हिंदी भूषण कहा जाता है, भाषा का जादूगर कहा जाता है शिवपूजन सहाय को। लेकिन विभ्राट वासना के कवि की बात करें तो शिवमंगल सिंह सुमन को कहा जाता है। और सी में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ कठिन काव्य का प्रेत मैंने नहीं पूछा है, कठिन गद्य का प्रेत पूछा है। यहाँ बात हम केशवदास की नहीं कर रहे हैं, अज्ञेय की कर रहे हैं, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय। प्रश्न संख्या 12 देखिए, क्योंकि जल्दबाजी में लोग गलत कर देते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी उपनाम दिया गया, साहित्य शार्दुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंचानन, दशावधान,
ये दोनों उपनाम विद्यापति के। भाखा की जड़ स्वयंभू, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर आपको बताएं, असत्य विकल्प होगा सी, क्योंकि भाखा की जड़ स्वयंभू को नहीं कहा जाता। किसे कहा जाता है, आपको हम और विकल्प दें तो शायद आप बता दें। जिसे भाखा की जड़ कहा जाता है उसे ही काव्य रत्नाकर कहा जाता है, और उसे ही अभिमान मेरू भी कहा जाता है। उन्हें ही हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है, उन्हें ही कवि कुल तिलक भी कहा जाता है। अब तो आपको पता हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो पुष्पदंत की बात कर रहा हूँ। तो भाखा की जड़ स्वयंभू को नहीं, पुष्पदंत को कहा जाता है, यानी काव्य रत्नाकर भी कहा जाता है, अभिमान मेरू भी कहा जाता है, हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है, और कवि कुल तिलक भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र को कहा जाता है, अष्टावक्र पांडवेचन शर्मा उग्र को कहा जाता है, समय सूर्य रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, 20वीं सदी का वाणभट्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। अब इनमें से कौन सा गलत होगा? तो इनमें से गलत आपका डी होगा, क्योंकि 20वीं सदी का वाणभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, न कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। लेकिन वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर ये 15 प्रश्न आपको मिलते तो 15 में से आपके कितने सही होते, आपको कितने प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जो भी प्रश्न डाले जाएं। जस संपत्ति आनंद अति, दुरितन डारे सोई, होत कबित ते चतुरई, जगत राम बस होई। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर होगा, ये पंक्ति कुलपति मिश्र जी की है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से पत्रिका और संपादक का असत्य जोड़ा कौन सा है? चांद पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ, मदन मोहन मालवीय। प्रभा पत्रिका, बालकृष्ण शर्मा नवीन। माधुरी पत्रिका, दुलारे लाल भार्गव। आदर्श पत्रिका, शिवपूजन सहाय। तो इनमें से आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते भी हैं, चांद पत्रिका जो है ये महादेवी वर्मा का है, ना कि मदन मोहन मालवीय का है। तो आप लिख लें ज़रूर इसको, चांद पत्रिका किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। मदन मोहन मालवीय का आप लोग जानते होंगे अभ्युदय, अभ्युदय आप लिख लें, मदन मोहन मालवीय का अभ्युदय है, और चांद महादेवी वर्मा का है। तो इस तरीके से ये 15 प्रश्न थे। अब प्रश्न आपको कैसे लगे, या अगर आप करते और परीक्षा में ऐसे प्रश्न होते तो आप कितने सही कर पाते, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ कितना उपयोगी है आपके लिए ये प्रश्न, ये भी बताना न भूलें। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ।